गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग क्या हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, अपने घर में सेफ हो। गाइस, आप लोगों को पता है कि कोरोना का ऐसा पैंडमिक सिचुएशन है, ऐसी सेकेंड लेयर आई है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहिए। गाइस, अभी निकलना भी नहीं चाहिए। अभी आप लोगों को सब कुछ छोड़ के घर बैठना चाहिए, लेकिन घर भी हम लोग फालतू क्यों बैठे। हम लोगों को CS की स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को घर बैठ के भी पढ़ना चाहिए। गाइस, आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डिले हो गए एग्जीक्यूटिव के, या फिर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी CS EET दे के आए हैं और फालतू बैठे हैं। तो आप लोग फालतू मत बैठो, आप लोग फालतू मत बैठो। चाहे एग्ज़ाम डिले हो, चाहे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, जो भी केस हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लो, मार्केट की नॉलेज लो। देखो, CS बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों, एक अटैम्प्ट दोगे, 2 अटैम्प्ट दोगे, 3 अटैम्प्ट दोगे, पास हो जाओगे। लेकिन जॉब आप लोगों को उसी बेसिस पे मिलेगी कि आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुराफाती दिमाग को किस तरीके से घुमा सकते हो, उस बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी। तो जितने वीडियोस आप लोग देख सकते हो ना, जहाँ से मिले वहाँ से देखो गाइज। उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। आपको सिर्फ रटना नहीं है और रट के सिर्फ पास नहीं होना है, आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे मैंने CS EET के तो वैसे ही सारे नोट्स प्लस MCQs प्रोवाइड करके रखे हैं, लेकिन मैं एग्जीक्यूटिव का EBCL का भी पूरा कोर्स लाई हूँ, जिसमें मैं पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर करा रही हूँ। जैसे कि मैंने RBI कराया, मैंने फेमा कराया, और फेमा भाई लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव का टफेस्ट चैप्टर है। मैंने EBCL का नहीं बोला, एग्जीक्यूटिव का टफेस्ट चैप्टर है, जिसके हमने 8 पार्ट किए और 8 पार्ट को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ा कि कुछ टफेस्ट नहीं रहा यार, कुछ भी टफेस्ट नहीं रहेगा अगर आप वो 8 पार्ट को 2 बार देख लोगे। अगर 2 बार को देख लिया ना भाई, लग गई अपनी तो। ठीक है, समझ में आ गया, अपना काम हो जाएगा। अगर 2 बार देख लिया तो देखो, क्यों नहीं देख रहे हो, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं जो लाई हूँ वो है कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट अकेला 25 मार्क्स का कवर्ड करता है। अकेला एक चैप्टर 25 मार्क्स का कवर्ड कर रहा है। तो सोचो यार, मतलब अगर मैंने सिर्फ यही चैप्टर कर लिया और 2-3 फेमा कर लिया तो मैं पास तो हो जाऊंगी। पास के लिए पहले तैयारी करो, उसके बाद डिस्टिंक्शन लाने की, उसके बाद आप लोग रैंक लाने की तैयारी करो, मतलब पहले पास होने की तैयारी करो। तो ये ऐसा चैप्टर है जो छोड़ना ही नहीं है, और ये चैप्टर जितना ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है उतना ही ईजी भी है, और इसको भी हम पार्ट में पढ़ेंगे। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री। तो इसकी हिस्ट्री बड़े ही मज़ेदार है, और सुनना, आज आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाली, मैं सिर्फ कहानी सुनाऊंगी, वो कहानी आपको सुननी है। हिस्ट्री क्या है इस एक्ट की, हिस्ट्री ऑफ कंपटीशन एक्ट। देखो, कंपटीशन एक्ट आने से पहले क्या कोई एक्ट था? हाँ, एक्ट था। कौन सा? मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ठीक है, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। ठीक है, MRTP एक्ट था, पहले भी था, और कंपटीशन एक्ट से पहले था। लेकिन ये क्या कहता था? ये बोलता था कि प्रॉब्लम ऑफ मोनोपोली होनी नहीं चाहिए, मोनोपोली होनी ही नहीं चाहिए। मोनोपोली अगर होगी तो मार्केट में लोग खा जाएंगे। मोनोपोली होगी तो लोग अपने आप को राजा समझने लग जाएंगे, सेलर अपने आप को राजा समझने लग जाएंगे, और इसी वजह से मोनोपोली को रोका गया। मोनोपोली को रोका गया। लेकिन कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है? कंपटीशन एक्ट बोलता है होने दो मोनोपोली, कोई मना ही नहीं है मोनोपोली होने के लिए। आज मैं बोलूँ रेलवे, क्या मोनोपोली नहीं है क्या? मोनोपोली है ना, लेकिन क्या रेलवे नहीं चलता? क्या चलता है, क्योंकि वो अपना गलत फ़ायदा नहीं उठा रहा, पब्लिक का अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा रहा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो मोनोपोली होना गलत नहीं है, मोनोपोली होने के बाद आप उसको अब्यूज़ कर रहे हो वो गलत है। तो ये एक्ट बोलता था मोनोपोली होनी ही नहीं चाहिए, इसने तो मोनोपोली पे रेस्ट्रिक्शंस ही लगा दी।
तो हमारी एसवीएस राघवन कमेटी थी, उसने 15 सितंबर 1999 को रिकमेंड किया कि इस एक्ट को रिप्लेस किया जाए और क्या बनाया जाए, एक नया एक्ट बनाया जाए, दैट इज कंपटीशन एक्ट। ठीक है, देखो हाई लेवल कमेटी थी, चेयरमैन थे जिसके एसवीएस राघवन, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें कंपटीशन एक्ट बनाना चाहिए और 1999 में इन्होंने रिकमेंड किया। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। पहले बोला गया कि मोनोपोली होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो आया एलपीजी आया तो एलपीजी के साथ आए बाहर के फॉरेनर्स, बाहर के लोगों के लिए गेट खोला गया, इंडिया के दरवाजे खुले, आओ और इंडिया में बिजनेस करो, जिसको हमने बोला ग्लोबलाइजेशन। आओ और इंडिया में बिजनेस करो, आओ और इंडिया में बिजनेस करो। तो एमआरटीपी एक्ट में इतना दम ही नहीं था कि वो बाहर के जो लोग आ रहे थे उनके साथ कंपटीशन रोक पाए। ठीक है, तो और रोक भी पाता तो फिर बाहर की कंपनियां यहाँ पे इंडिया में काम कर ही नहीं पाती ढंग से। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर हर चीज़ में वो रोकेंगे तो कंपटीशन होगा ही नहीं, कंपटीशन होगा ही नहीं, मतलब रोक लगा रहे थे वो लोग हर जगह पे। तो यहाँ पे जब एलपीजी आया और एलपीजी में जो ग्लोबलाइजेशन आया उसकी वजह से एसवीएस राघवन ने बोला कि नहीं, हम एक एक्ट को रिप्लेस करना चाहिए और नया एक्ट आना चाहिए, दैट इज कंपटीशन एक्ट। और कब रिकमेंडेशन किया था? 15 सितंबर 1999। बार बार चीज़ों को याद करो, 15 सितंबर 1991। किसने बोला? एसवीएस राघवन कमेटी ने बोला। बार बार गाने की तरह सुनो भाई, तो गाने की जैसे लिरिक्स याद हो जाती है ना, वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट को असेंट मिल गई थी 13 जन 2003 में। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिल गई थी? 13 जन 2003 में मिल गई है। ठीक है, तो मोनोपोलीज और को एक्ट को बंद किया गया, रिप्लेस किया गया और कंपटीशन एक्ट आ गया। ठीक है, कंपटीशन एक्ट में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ही लिबरल है, यहाँ पे पेनल्टीज़ वगैरह ज़्यादा है, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस इसलिए नहीं है कि मोनोपोली कर रहे हैं, अगर उस मोनोपोली का गलत यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो ये एक्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ था, लिबरल नहीं हुआ था। मैं नहीं बोल सकती कि है ना लिबरल हुआ, ये स्ट्रिक्ट हुआ, लेकिन स्ट्रिक्ट इसलिए हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुआ। कोई भी एक्ट लिबरल या स्ट्रिक्ट जब भी होता है जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि मोनोपोली, एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट में डिफरेंस क्या है। एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन एक्ट में आखिर डिफरेंस है तो है क्या? तो लाओ डिफरेंस देखते हैं। देखो, एमआरटीपी एक्ट 1969 और कंपटीशन एक्ट 2002, एरा क्या था? एरा ये था कि ये प्री लिबरलाइजेशन था, मतलब एलपीजी आने से पहले का एक्ट था एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट एलपीजी लाने से पहले का एक्ट है। ठीक है, लेकिन कंपटीशन एक्ट पोस्ट रिफॉर्म सिनेरियो वाला एक्ट है, मतलब एलपीजी आने के बाद वाला एक्ट है। गाइस एक बात बताओ, क्या ये एक्ट जो है ना ये 2000 के बाद बना है? क्या क्या फर्जी मैम बातें बताते हो आप। ये एक्ट 2000 के बाद का बना है और 2000 के बाद के जो एक्ट है ना वो बोलते हैं हम किसी की नहीं सुनते, हम जो करते अपनी करते, किसी की नहीं सुनते। मतलब ये एक्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। एक और बात बताऊँ क्या, हम हर एक्ट ब्रिटिश से बोरो करते हैं, लेकिन ये वाला एक्ट हमने ब्रिटिश प्लस यूएसए से बोरो किया। यूएसए में उस टाइम कंपटीशन पे तगड़ा एक्ट बना हुआ था, तो इंडिया ने ब्रिटिश को तो देखो छोड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो गोरी चमड़ी वाले हमें इतने अच्छे लगते 200 साल हमारे साथ रहे, तो हम उसको कैसे छोड़ के जाएं। तो वो गोरी चमड़ी वाले तो चाहिए, प्लस यूएसए से भी एक्ट लिया गया, दोनों को मिला के लिया गया। ठीक है, खैर मजाक की बात है वो, मतलब ये ब्रिटिश और यूएसए दोनों से बना। ठीक है, एरा पढ़ लिया। नेक्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, प्रिवेंट मोनोपोलीज। ये मोनोपोलीज को ख़त्म करना चाहता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये बोलता है मोनोपोली होनी नहीं होनी चाहिए, ये बोलता है मोनोपोली होनी चाहिए पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मोनोपोली हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
और प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। एमआरटीपी एक्ट में कोई फंड नहीं था। इस यहाँ पे जो भी पेनल्टीज वगैरह लगती थी या जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता था वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, यूनियन फंड था, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, यूनियन फंड था। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन ने बोला नहीं नहीं नहीं, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपना फंड बनाएंगे, दैट इज कंपटीशन फंड। हम अपना फंड बनाएंगे, दैट इज कंपटीशन फंड। रोल ऑफ अथॉरिटी, एमआरटीपी एक्ट में सिर्फ अथॉरिटी एडवाइस देती थी, कोई पेनल्टी नहीं लगाती थी भाई साहब, ठीक है। ओनली एडवाइस, जो हमारी अथॉरिटीज़ होती है ना, जिसको बोला गया है कि ये सब कुछ देखो, वो सिर्फ क्या लगाती थी, एडवाइस देती थी, अपना और कोई काम नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे जो सीसीआई है ना, सीसीआई नहीं सीसीआई, सीसीआई नहीं सीसीआई, सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अपने बिहाफ पे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अपने बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और पेनल्टी लगा सकते हैं। एडवाइस तो देगा ही गवर्नमेंट को, वो तो छोटी मोटी बात रह गई। अब तो मैं अपने दम पे काम करूंगा, अपने दम पे एडवाइस तो दूंगा ही दूंगा, प्लस पेनल्टी लगाऊंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा। नंबर ऑफ ऑफेंस, एमआरटीपी पे 14 ऑफेंस थे, लेकिन कंपटीशन एक्ट में 4 ही ऑफेंस है। ऐसा कैसे मैम? अभी तो आपने बोला कि एमआरटीपी एक्ट से कंपटीशन एक्ट रेस्ट्रिक्टेड था, उसके बाद आप बोल रहे हो इसमें 14 ऑफेंस है, उसमें 4 ऑफेंस है, ऐसे कैसे? मतलब समझ में नहीं आया, वहाँ ज़्यादा ऑफेंस यहाँ कम ऑफेंस। बेटा बेटा बेटा, इन लोगों ने सिर्फ मोनोपोलीज और इन सबको 4 चीज़ों में बांट दिया, लेकिन कंपटीशन के जो 4 ऑफेंस है ना, 4 ऑफेंस वो इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है कि एमआरटीपी के 100 ऑफेंस हो जाए, 400 ऑफेंस हो जाए, मतलब इसका एक ऑफेंस उसके 100 ऑफेंस से बना है। ये छोटे मोटे चुच्चे से बच्चे हैं, ठीक है। और कंपटीशन एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है, ठीक है। तो इसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लाई हूँ मैं, ध्यान से सुनना। ये है रानी, ये है रानी और रानी की बेस्ट फ्रेंड है मानी। ये है रानी और रानी की बेस्ट फ्रेंड है मानी। इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों लंगोटियां यार है, बचपन के दोस्त हैं। इन दोनों ने पढ़ाई एक साथ की, स्कूलिंग एक साथ की, फिर कॉलेज एक साथ गई, दोनों सीए बनी। दोनों ने पढ़ाई की, देखो उसके हाथ में बुक भी है, उसके हाथ में बोर्ड है। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, दोनों ने पढ़े। अब क्या हुआ? रानी और मानी ने खोला इंस्टीट्यूट। रानी और मानी ने खोला इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाने लगी बच्चों को सीए के, ठीक है। इंस्टीट्यूट खोला इन लोगों ने, ठीक है। इंस्टीट्यूट ओपन किया और सीए के बच्चों को पढ़ाने लग गई, ठीक है। अच्छा चल रहा था दोनों का, और दोनों ही फीस लेती थी मिलके आराम से 10,000, ठीक है। 10,000 रुपीज़, 10 कम है क्या? चलो 50,000 रुपीज़ लेती थी। इतना तो लगता ही है ना, इसलिए कहती हूँ कि यही पढ़ लो, फीस भी नहीं लगेगी, है ना। तो तभी मेरी कोई सुनता नहीं है। सुनो सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड दो कि भाई फीस बचा लो, चलो, है ना। तो 50,000 रुपीज़ में ये लोग पढ़ने लग गए, मतलब बच्चों को पढ़ाने लग गए। अब एक लड़की आई और लड़की ने देखा कि ये लोग तो पढ़ा रहे हैं, और इनकी एक फ्रेंड आई, फ्रेंड का नाम था नीतू। नीतू आई और नीतू ने देखा ये लोग तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं यार, ये लोग तो पैसा छाप रहे, क्यों ना मैं भी पढ़ाऊँ, क्यों ना मैं भी पढ़ाऊँ। नीतू ने ऐसा सोचा और नीतू ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है, खोल दिया इंस्टीट्यूट। अब ध्यान से सुनना, ये बात रानी और मानी को अच्छी नहीं लगी। इस बात पे रानी और मानी को बड़ा गुस्सा आया कि नीतू कैसे मतलब आई और हमारा बिजनेस लेके जा रही है।
रानी और मानी ने फीस कर दी 40,000। पहले कितना था? 50,000। और नीतू भी 50,000 लेती थी। पहले 50K था, ठीक है ना? 50K था। अब नीतू लेती थी 50K और इन लोगों ने फीस कर दी 40,000। रानी और मानी ने दोनों ने मिलके फीस कर दी 40,000 और नीतू की थी 50,000। और बच्चे ऐसे थे, जहाँ फीस कम मिले भाई हम तो वहीं भागेंगे, क्योंकि हम तो सीए करने वाले, हम तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, ज़रूरत क्या है हमें। तो नीतू ने भी सोचा कि ठीक है मैं भी फीस कम ही कर देती हूँ, तो नीतू ने भी कर दी 40,000। नीतू ने भी फीस 40,000 कर दी और रानी और मानी की भी फीस 40,000 थी। अब रानी और मानी ने सीधा ही 30,000 फीस कर दी। नीतू ने भी 30 कर दी, रानी और मानी ने 20 कर दी। नीतू जो नई नई आई थी वो ये अफोर्ड नहीं कर पाई और उसको मार्केट से बाहर जाना पड़ गया। उसको बेचारी को काम छोड़ के जाना पड़ गया, क्योंकि रानी और मानी ने काम ऐसा किया कि उसने अपने कॉम्पिटिटर को भगा दिया। तो क्या ये कंपटीशन के खिलाफ है या नहीं? सोचो सोचो, 1 मिनट देती हूँ, सोचो। इस बात पे मैं जब टॉपिक आएगा तब डिस्कस करूंगी। अभी सोचना कि क्या ये कंपटीशन के खिलाफ है, क्या किसी को निकालना कंपटीशन के खिलाफ है। चले चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स के बाहर है ना, आजकल कुछ वैन टाइप में ऐसे गाड़ियाँ चलती है और गाड़ियों पे लोग खाना बेचते हैं। तो ये रेनाज ब्रदर्स थे। ये रेनाज ब्रदर्स ने क्या किया, खाने का काम किया। उन्होंने सोचा कि एक मॉल है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड पार्क। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के बाहर हम लोग क्या लगाएंगे? स्टॉल लगाएंगे। और स्टॉल लगा के लोगों को क्या खिलाएंगे? मोमोज खिलाएंगे, परांठे खिलाएंगे, चाउमीन खिलाएंगे, सब खिलाएंगे। इंडियन भी खिलाएंगे, चाइनीज़ भी खिलाएंगे, सब खिलाएंगे भाई साहब, और बड़ा ही सस्ता खिलाएंगे, ठीक है। तो रेनाज ब्रदर्स ने क्या किया? काम किया स्टार्ट, ठीक है। रेनाज ब्रदर का काम बहुत अच्छा चलता था। क्यों? यहाँ पे इंडियंस भी मिलता था और यहाँ पे चाइनीज़ भी मिल जाता था, तो लोग बड़े मज़े से खाते थे। एक बार एक लड़का आया, राम ने देखा इनका काम बड़ा मस्त चल रहा है। राम ने क्या किया? राम ने सोचा मैं भी ये काम चालू करता हूँ। तो राम ने क्या किया? रेनाज एंड ब्रदर जो मोमोज बेचते थे वो बेचते थे 50 रुपीज़ प्लेट। राम ने वही प्लेट 20 रुपीज़ कर दी। लोग तो हमारे यहाँ इंडियंस तो वैसे भी जहाँ कम मिले पटक लो, मतलब हमें तो सस्ते से मतलब है। रेनाज ब्रदर जो 50 रुपए की प्लेट बेचते थे, राम ने कर दिया 20 रुपए की प्लेट, और सारे के सारे कस्टमर राम के पास चले गए। रेनाज के पास तो खाने के लाले पड़ गए, रेना ब्रदर्स के पास खाने के लाले पड़ गए। उनके पास खाना नहीं मतलब इतना भी नहीं कमा पा रहे थे कि वो अपनी कॉस्ट निकाल पाए, और इस वजह से रेनाज ब्रदर को जाना पड़ गया। बेचारे मार्केट से चले गए। क्या यहाँ तक कंपटीशन पे इफेक्ट पड़ा? क्या ये गलत था? यहाँ तक वो गलत नहीं था। आप अपनी प्राइस कम कर सकते हो, कोई नहीं बोलेगा बेटा, कोई नहीं बोलेगा। यहाँ तक कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये जो राम था ना, राम बड़ा ही शाना था। इसने क्या किया? देखा, अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो प्लेट मोमो की इसने 20 रुपए में करी थी, वो 100 रुपए में कर दी।
जो प्लेट मोमो की 20 रुपए की देता था ना, वो 100 रुपए की कर दी, और लोग इसके मोमो तो भी खा रहे थे। ऐसा क्यों? इसने क्या किया, अपने मोमोज में एक नशा डाला, और एक नशा डालने की वजह से लोगों को इसकी आदत पड़ गई, और लोगों को इसका मतलब कहते हैं ना, खाने में मज़ा आ रहा था। जैसे एक कई चाय वाले के लिए बोलते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगी, कि जैसे बोलते हैं कि ये नशा डालता है तो इसकी चाय के बगैर मज़ा नहीं आता, ऐसे ही इसके मोमो के बगैर लोगों को मज़ा नहीं आ रहा था। इसने प्लेट को 100 रुपये भी काट के सीधा कर दिया 150 रुपये, तो भी लोग खा रहे थे। क्या अब भी गलत है वो? यस, अब गलत है वो, क्योंकि उसने अपने मोनोपोली का गलत फायदा उठाया। वहाँ तक गलत नहीं था, मोनोपोली होना इज नॉट अ रॉन्ग, बट मोनोपोली का गलत फायदा, अनफेयर एडवांटेज उठाना गलत था, और यहाँ पे उस पे कंपटीशन एक्ट के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जो मैं अपने हिसाब से आपके लिए लाई, जो आपको मज़े मज़े में मैं पढ़ाना चाहती थी, लेकिन कुछ रियल एग्जाम्पल्स बताती हूँ, कुछ रियल केसेस हुए हैं। सीसीआई नहीं बेटा, सीसीआई, ठीक है, सीसीआई ने 14 कार मेकर्स पे पेनल्टी लगाई थी 2544 करोड़ की। 2544 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी 14 कार मेकर्स कंपनी ने। क्या हुआ था केस, मैम ध्यान से सुनना। ये कार थी हुंडई की, ठीक है, ये रियल नहीं है, मतलब मैंने नाम बता दिया कंपनी का। हुंडई की कार थी, हुंडई वालों ने कार बेचना चालू किया, जानते होंगे आप सब, है ना। तो एक लड़का आया, क्या आया, लड़का लड़के को बुलाओ, भोला आया, और भोले ने बोला कि मैं आपसे कार खरीदूंगा। हुंडई की शोरूम में गया भोला, और भोला ने बोला कि कार खरीदूंगा। ऐसे ही एक आदमी आया था, ये रियल केस है, ठीक है। एक आदमी आया और बोला कि मैं क्या करूंगा, आपकी कार खरीदूंगा। हुंडई वालों ने बोला देखो, आप हमारी कार खरीदो, लेकिन इस कार की अगर कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए आपको हमारे ही शोरूम में आना पड़ेगा, और आप अगर हमारे शोरूम में आते हो और अगर आप लोगों ने तो आपकी वारंटी और गारंटी कंटिन्यू रहेगी, और अगर हमारे शोरूम में ना आके किसी दूसरे के पास जाते हो, कहीं बाहर आपकी कार होती है ख़राब और आपने वो कार खुलवाया, अपना वो पार्ट चेंज करवाया, तो वहाँ पे हम लोग लायबल नहीं है, फिर आपकी वारंटी गारंटी ख़त्म हो जाती है और उसके लिए हम लायबल नहीं हैं। इन लोगों ने ऐसे बोला। अब क्या हुआ, भोला कार लेके चला गया। थोड़े टाइम बाद भोला की कार ख़राब हो गई, तो भोला को याद आया, शोरूम भागता हूँ बेचारा शोरूम गया। उसने शोरूम में कार की सर्विसिंग कराई। कार की सर्विसिंग कराने के टाइम भोला ने पूरी सर्विस कराई, एक पार्ट खराब हो गया था। तो हुंडई वालों ने बोला देखो पार्ट खराब हो गया है, आई नो दैट, बट ठीक है, हुंडई के एक लड़के ने, मतलब वहाँ का जो मैनेजर था, उसने ऐसे बोला कि आई नो डैट कि पार्ट ख़राब हो गया है, लेकिन वो पार्ट हमारे पास नहीं है। अब उस पार्ट के बगैर कार चल नहीं सकती, ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, मतलब स्टार्ट तो हो रही थी पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। भोला ने बोला अगर की कार नहीं चलेगी तो मैं अपना काम कैसे करूँगा, मैं एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे जाऊँगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। तो भोला अपनी कार शोरूम से ले गया और बाहर जाके उसने वो कार खुलवाई, वो पार्ट ठीक करवाया और अपना काम करने लग गया। आराम से उसकी कार ठीक हो गई, चलने लग गई, मज़े से वो जी रहा था। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद फिर कार वही जैसे डाउन होता है, टाइम टू टाइम कार की सर्विसिंग का टाइम आया। जब कार की दोबारा सर्विसिंग का टाइम आया तो वो फिर भागा हुंडई के शोरूम में। हुंडई के शोरूम में जब वो भागा तो हुंडई वालों ने देखा कि इसने वो पार्ट बाहर से सही करवाया है, हमारे शोरूम से नहीं करवाया। तो हुंडई वालों ने क्लेम देने से मना कर दिया, बोला हम नहीं देंगे क्लेम। भोला ने बोला क्यों नहीं दोगे, तो हुंडई वालों ने बोला देखो ये हमारे कंडीशन थी कि अगर आपने कार बाहर खुलवाई तो आपकी गारंटी और वारंटी ख़त्म।
बोला ने बोला देखो मैं आप लोग के पास ही आया था और आप लोग के पास पार्ट नहीं था और उस पार्ट के बगैर मैं काम नहीं कर पा रहा था, मेरे को कार चाहिए थी, अगर उस वो पार्ट नहीं मिलता तो मेरी कार चलती नहीं और चलती नहीं तो मैं काम कैसे करता भाई। तो इसीलिए मैंने खुलवा ली बार। ठीक है, हुंडई बोलो ना हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। और भोला को आया गुस्सा, देख नहीं दे रहा ना क्लेम मत दे। वो गया सीधा सीसीआई के पास, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगा दी पेनल्टी हुंडई पे। ठीक है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि बाहर कार नहीं खुलानी, इसका मतलब आपके इरादे गलत थे। आपके इरादे गलत थे और आपके इरादे ये थे कि बाहर कार नहीं खुलेगी मतलब किसी दूसरे का पार्ट हमारे कार में नहीं डलेगा, और किसी दूसरे का पार्ट डलेगा नहीं तो वो बिकेगा कैसे, और बिकेगा नहीं तो आप अपनी मोनोपोली क्रिएट करके अनफेयर एडवांटेज दे रहे हो। और इसी वजह से सीसीआई ने पेनल्टी लगा दी। और फिर सीसीआई ने बोला देखो चपेट में ले ही रहे हो तो सिर्फ एक कंपनी को क्यों लो, हुंडई को क्यों लो, बाकी बहुत सारी कंपनीज़ को भी उन लोगों ने चपेट में ले लिया। तो दूसरी कंपनीज़ कौन थी देखते हैं। ये सारी इंडियन कंपनीज, मतलब ये थी जो होंडा सियाज है ना, BMW, फोर्ड है ना, तो ये सारी हिंदुस्तान मोटर्स सब थी। देखो टाटा नहीं है, टाटा नहीं है, टाटा के अलावा देख लो सब है। ठीक है, तो मतलब ये सारी कंपनीज को, क्योंकि इन सब ने सेम कंडीशंस लगा रखी थी और इन सब को पकड़ा गया और यहाँ पे फाइन लगा 2544 करोड़ का। ठीक है, एक और केस हुआ था गूगल का, एक सेकेंड, ये ना 1.3, एक सेकेंड। गूगल का क्या केस हुआ था, सीसीआई ने गूगल पे पेनल्टी लगा दी मजे मजे में। आप लोगों को पता है गूगल का जो सर्च इंजन है ना वो बहुत ही अच्छा है। कहते हैं गूगल ने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। ऐसा नहीं कहूँगी कि दूसरी कंपनीज का सर्च इंजन है, दूसरी कंपनीज का भी है, जैसे याहू है उसका खुद का सर्च इंजन है, और भी बहुत सारी है जिसकी खुद का सर्च इंजन है। ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि गूगल ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी। क्यों? क्योंकि गूगल का जो सर्च इंजन है वो बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही मजे मजे में सीसीआई ने नोटिस भेजा गूगल को कि देखो बताओ कि आप कैसे कह सकते हो कि आपने अपनी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर रखी मार्केट में। आप मुझे बताओ कैसे आप बोल सकते हो कि मोनोपोली आपने क्रिएट नहीं कर रखी। कैसे मैं आपका मानूं कि आपने कंपटीशन मार्केट में ख़त्म नहीं कर रखा। मैं कैसे मानूं कि आप लोगों का गलत यूज़ नहीं कर रहे, आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे। कैसे मानूं? मुझे रीज़न दो। रीज़न मांगता है भाई अपन को। गूगल ने बोला है रीज़न देता हूँ उसको। गूगल ने कोई जवाब ही नहीं दिया। गूगल ने जवाब ही नहीं दिया सीसीआई को। ठीक है, जो भी टाइम लिमिट सीसीआई ने उसको दिया उसने जवाब ही नहीं दिया। सीसीआई को आया गुस्सा। सीसीआई ने गूगल को दोबारा नोटिस नहीं भेजा, सीधा पेनल्टी का फरमान भेजा। सीधा पेनल्टी लगाई 1.36 बिलियन। इतनी पेनल्टी लगा दी भाई साहब। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मतलब कितनी पेनल्टी लगा दी। ठीक है, तो फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय डायरेक्टर जनरल सीकिंग इन्फॉर्मेंट एंड डॉक्यूमेंट। गूगल ने इन पे इन्फॉर्मेशन नहीं दी इनको, तो सीसीआई को गुस्सा आया और सीधा मजे मजे में ही पेनल्टी लगा दी। बेचारे गूगल पे मजे मजे में पेनल्टी लगा दी, सिर्फ यही रीज़न था कि उसने रिवर्ट नहीं किया। ठीक है, चले आगे। ये जानते हो सब अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट, ऐसे ही बहुत सारे सीमेंट आते हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है, और भी आते हैं ना। तो क्या हुआ, और भी सीमेंट थे। ठीक है, ये सारे और भी सीमेंट हो गए, बस यही थे, है ना। तो ये सारे सीमेंट थे। अंबुजा वाला सीमेंट बेचता था 250 रुपये का। इन लोगों ने 220 का बेचना चालू कर दिया। ऐसे क्या हुआ, कस्टमर सारे अंबुजा के शिफ्ट हो गए दूसरे पे। ठीक है, दूसरे पे शिफ्ट हो गए, जेके पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अंबुजा वाले ने 200 रुपये का कर दिया। कर दे, मजे हो गए लोगों के। तो जेके वाले ने और सस्ता कर दिया। उसने क्या कर दिया, एक मतलब और कम कर दिया।
ऐसे में अंबुजा वाले ने जेके वाले को बुलाया और बोला, देख मैं कम करूंगा तू कम करेगा, मैं कम करूंगा तू कम करेगा, ऐसे पब्लिक फ़ायदा उठाएगी, ऐसे पब्लिक फ़ायदा उठाएगी और पब्लिक क्या करेगी, जिसको कम देगा उसको मिलेगा। इन दोनों ने एक अग्रीमेंट किया, दैट इज कार्टल, जो आगे मैं पढ़ाऊंगी। मैं कार्टल किया, कार्टल मतलब ग्रुप करके मिलके इन लोगों ने बहुत सारी सीमेंट कंपनीज थी, उन लोगों ने मिलके बोला कि सबके सब 300 का बेचो, 300 से कम कोई मत बेचो, कोई मत बेचो 300 से कम। तो इन सब ने मिलके काट दिया, ठीक है। अब पब्लिक चाहे अंबुजा के पास जाए, चाहे जेके के पास जाए, कोई भी दूसरी कंपनी के पास जाए, 300 का मिल रहा था। तो ये जो कार्टेल है उसमें मरा कौन, आम जनता। आम जनता को बहुत नुकसान हुआ और इसी वजह से सीसीआई ने अंबुजा पे भी पेनल्टी ठोक दी और भी जेके वगैरह पे भी ठोकी है पेनल्टी, ठीक है। तो ये थे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं कहती हूँ कंपटीशन पढ़ने से पहले इसके एग्जाम्पल्स देखो, कैसे कंपटीशन चलता है वो देखो, ठीक है, तभी मज़ा आएगा गाइस। तो आज की क्लास सिर्फ इतनी थी कि कहानी सुननी थी, क्या क्या हुआ, रियल केसेस देखने थे हमें, ठीक है, रियलिटी देखनी थी यार, ठीक है। तो वो सब कुछ देखिए गाइस। मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ कंपटीशन एक्ट प्लस MRTP और कंपटीशन में क्या डिफरेंस था और कुछ केसेस देखे। गाइस यहाँ तक ज़रूर पढ़ना और इससे पहले फेमा ज़रूर पढ़ना, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने CS EET दिया है अभी तक तो आप लोग बैठे बैठे नॉलेज तो ले ही सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आज के लिए हम लोग बहुत करते हैं, ठीक है। तो गाइस घर में रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो कहानी की तरह। चलो बाय बाय, थैंक यू।